नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पहली पत्नी। चलिए सुनते हैं कहानी को। जब से पुनर्विवाह की बात चली तो सुबोध की विचित्र मनस्थिति है, शादी करे या ना करे। लेकिन जब से मनीषा को देख कर आए हैं, विवाह ना करने का विचार अब बदलने लगा है। अब 1 साल ही बीते हैं पत्नी स्वाति के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को नहीं देंगे, लेकिन मनीषा की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय अब डगमगाने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा प्रोफेसर शर्मा की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वो एक समझदार और सुलझे हुए आदर्शवादी इंसान भी है। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूँ या नहीं करूँ? बड़ी झिझक के साथ सुबोध ने पूछा। दोबारा नहीं सुबोध, तिबारा। अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ, फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए अपना जीवन बिता रही है। कभी तो उसकी भी सुध ले लो। सुबोध खिंच गए। बेवजह शर्मा की सलाह लेने आ गए। इन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया है। अब उस पागल को घर ले आऊं जिसका चेहरा तक ना देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। सलोनी नाम था उसका। सुबोध तब यही कोई 16-17 साल का था। पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा की बलि चढ़ गया। बाबूजी के दबाव के चलते ना कहते हुए भी सलोनी से विवाह करना पड़ा, क्योंकि सलोनी अभी भी 12-13 साल की ही थी। इसीलिए शादी 5 साल बाद होना तय हुआ था। सुबोध खुश हो गए कि बाबूजी ने सलोनी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 15 साल तक उससे पीछा छूट गया। वो जी जान से पढ़ाई में जुड़ गए। इसी बीच सुबोध के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी ही कभी कभार सलोनी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो सुबोध ने जैसे उसे भुला ही दिया। 15 साल बाद जब सलोनी के पिता ने शादी की बात छेड़ी तो सुबोध अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वो थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार सलोनी उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने स्वाति को अपनी पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की स्वाति की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके देखकर सुबोध आनंदित हुए। ये बात और ही है कि स्वाति ने कभी गृहस्थी का कार्यभार नहीं संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन सवर कर दिन भर घर में बैठी रहती थी। लेकिन सुबोध को कोई शिकायत नहीं थी। इधर सलोनी के बारे में वो कभी कभार सुनाई दे जाता कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के कामकाज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन सुबोध पर इन बातों का कोई असर नहीं था। वो तो बस सलीकेदार पत्नी स्वाति को पाकर मगन से थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद सलोनी की आह लग गई। पिछले साल स्वाति को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसका देहांत के बाद एक बार फिर सुबोध अकेले रह गए, घर में 2 नौकरों के साथ। 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा। शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुल दीपक भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा है। खैर, सुबोध दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन बुरे इंसान नहीं है। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि सलोनी को ही वापस ले आए। सुबोध ने सोचा, कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमानी सलोनी वापस आएगी नहीं, और आएगी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूँगा उसे कि 4 दिनों में ही वो भाग जाएगी। यही ठीक होगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊँगा और संतुलन खो चुकी सलोनी के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। सुबोध स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकरों को भेज दिया सलोनी को लाने, ये सोचकर कि नौकरों को देखकर शायद सलोनी न लौटे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम को जब सुबोध कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री
पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। चाय बनाऊं? कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है। सलोनी की आवाज़ सुनकर सुबोध चेते, लेकिन कुछ भी ना बोलते बने। मैं सलोनी हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है। आवाज़ थोड़ी सख्त कर ली सुबोध ने, जैसा कि उन्होंने अपनी पूर्व योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना, तो चाय पी ले, थकान दूर हो जाएगी आपकी, कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए सलोनी रसोई की ओर मुड़ गई। स्वाति जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का एक गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही, ना ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी सलोनी चाय ले आई तो सुबोध चाय पीकर तरोताज़ा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वह नहीं बिताना चाहते थे। सलोनी उन्हें फांसने की फिराक में है और वे उसे और मौका नहीं देना चाहते थे, इसीलिए फौरन निकल गए। देर रात घर लौटे तो सलोनी सोफे पर बैठी इंतज़ार कर रही थी। देखते ही वो बोली, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूँगा, तुम्हें तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती। सुबोध से कुछ कहते नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उन्हें सौभाग्य ही कहाँ मिला था। वो हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का बना खाना ही खाया था उन्होंने, और उस प्यार की मिठास वो खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे। लेकिन तारीफ नहीं की उन्होंने। वो चाहते ही नहीं थे कि कहीं सलोनी ये सब ना समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है, और चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए, ताकि उसे पतिव्रता का सामना ना हो। लेकिन एक बात वो महसूस कर रहे थे कि वो दिन भर उनके दिलों दिमाग से नहीं हटी, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी उनके मन में। वो पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी, और ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उससे कभी उन्होंने विवाह किया था। लेकिन देर रात ही सही, उन्होंने घर तो लौटना ही था। घर लौटे तो फिर सलोनी प्रतीक्षारत मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी को नौकर हैं घर में, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या ज़रूरत है? सुबोध खिंच गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है, घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं बना उनसे। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह सलोनी से सामना तो होना ही था, तो चाय का ट्रे लेकर बेडरूम में चली आई तो वो तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लगे थे। तुम यहाँ क्यों आई चाय देने, और मैं क्या आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो, हर रोज़ एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत रहती है। ठीक है, रख दो, चाय पी लूँगा। आप मुझसे नज़रें चुराकर क्यों बात करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी ना मिले। कहते हुए खिलखिलाकर हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार सुबोध ने सलोनी को नज़र उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने सलोनी का परित्याग किया था, वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में स्वाति से 19 नहीं थी, ना ही उसका रहन सहन वो स्वाति जैसा था। हाँ, उसने स्वाति की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। लेकिन अगले ही पल सुबोध को लगा कि ये सब वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उन्हें क्या मतलब वो चाहे जैसी दिखे। चाय पीकर वो नीचे उतरे तो घर एकदम बदला बदला सा लगा। पूरा घर
अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी सलोनी पूजा करके उठी है। सुबोध के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर सलोनी हाजिर हुई, पर सुबोध को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी नौटंकी इस घर में ना चलाओ और ना ही इस घर को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। सुबोध ने जानबूझकर बहुत सख्ती से बात कही, लेकिन सलोनी के चेहरे पर उन्हें कोई रोष नज़र नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब से इस घर में पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी, बरसों पूजा करके ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भुला बैठी। सुबोध फिर अचंभित हो गए। जिस स्त्री का उसके पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया हो, उस पति के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है और किस विश्वास के बल पर? सलोनी ने सुबोध के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर का रिश्ता कैसे टूटता है भला? इतना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर जिसे परखने का मौका भी नहीं मिला। नहीं, सब बकवास है। मुझे फंसने और आकर्षित करने की कुशल चाल, लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही 1 महीना बीत गया। सुबोध को पता नहीं चला, लेकिन इस दौरान में महसूस करने लगे थे कि सलोनी की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह निभाए जाते हैं, ये उन्हें सलोनी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का ना चाहते हुए भी वो स्वाति से तुलना करते और इस तुलना में सलोनी हमेशा स्वाति को पीछे छोड़ देती थी। लेकिन वो ये बात तो सलोनी को जाहिर नहीं करना चाहते थे, तो वो बात बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन सलोनी हर हाल में शांत रहती थी, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना शेष बचा ही ना था। लेकिन इसी बीच एक घटना घटी। सुबोध अपने बेडरूम में सोए थे। रात के 12 भी बज चुके थे। बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ाकर उठ गए। ये सलोनी का हाथ था। बस उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते हुए? अब तक जो करती आई तो उसे मैंने अनदेखा कर दिया। तुम मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाते आई हो, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ रही हो? मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी लड़की हो। सलोनी की आंखें भर आई, लेकिन वो एक शब्द भी ना बोली। फौरन कमरे से निकल गई। सुबोध सुबह की आंखें खुलते ही उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद सलोनी मुंह फुलाए बैठी हो, लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज़ की तरह सलोनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र नहीं आया। बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगे, लेकिन सलोनी नज़र नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को तो कुछ ज़्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले ही पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया। अब इतनी सी बात के लिए माफ़ी थोड़े ही मांग लूँगा। उस दिन सुबोध कॉलेज तो चले गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पहली बार सलोनी का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि सलोनी से जाकर कह दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गया, लेकिन आवाज़ थोड़ा सख्त ही रखूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है, पूरी स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद जब वो घर लौटे तो रोज़ाना की तरह सलोनी उन्हें पानी के गिलास के साथ नहीं दिखी। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई।
1 डेढ़ महीने से उन्हें आते ही सलोनी को देखने की आदत सी पड़ गई थी। तभी नौकरों ने पानी लाकर दी। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलावा भेजा। कहा कि वो जा रही है, इसीलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए पत्र छोड़ गई है। अच्छा तुम जाओ, 1 कप चाय बना लाओ। नौकर के जाते ही सुबोध फौरन पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूँ तुम्हें, समझ ही नहीं पा रही, इसीलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। जानती हूँ तुम खुश होगे आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़कर जाऊँ, इसीलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। सिर्फ जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ना ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते हुए गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए दवाइयाँ लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। ये सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हुए हो और अकारण नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारे तकिए के नीचे था, इसीलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसीलिए जा रही हूँ। नौकर को बुला भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी हैं। वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। सलोनी का पत्र पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू बह निकले। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब सलोनी को वो और वनवास नहीं देंगे, और जब सलोनी जैसी पत्नी है तो मनीषा से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वो स्वयं जाएंगे सलोनी को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। उसे शेष जीवन में पत्नी का मान सम्मान देंगे जिसकी वो हकदार है। आज उन्हें पहली बार सलोनी की अहमियत समझ आ रही थी, और विवाह की भी। आज वो सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। भगवान हमने पत्नी के रूप में उनके लिए सलोनी को ही चुना था। उन्होंने स्वाति से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसीलिए ईश्वर ने स्वाति को उनसे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह उन्होंने मनीषा के परिवार में संदेश भिजवाया कि उन्हें विवाह नहीं करना, और स्वयं सलोनी को लेने के लिए निकल गए। आज जैसे प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता, आतुरता स्वाति से विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई थी। आखिर एक पत्नी का विश्वास जीत ही गया, और उसके कोशिशों की जीत हुई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।